अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं आपको कत्ल की एक वारदात की तफ्तीश सुना रहा हूँ। गालिबन ये बात मैं पहले भी किसी कहानी में लिख चुका हूँ कि इंसान की नफ्सियात समंदर की तरह है। कोई नहीं बता सकता कि उसके अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है। सतह से पुरसुकून नजर आने वाले समंदर के अंदर कैसे कैसे तूफान मौजें मार रहे हैं, कोई किनारे पर खड़ा होकर नहीं बता सकता। हर इंसान अपनी अपनी नफ्सियात का गुलाम है। अगर आप किसी थाने की वारदातों का रिकॉर्ड देखें तो हैरत के समंदर में डूब जाएंगे। ये दूसरी जंग अजीम के फौरन बाद का वाक़या है। इस इलाके के थाने में तैनात हुए मुझे 2 अढ़ाई माह गुजर गए थे। मैंने इर्द गिर्द के देहात और अपने मतलब के लोगों के मुतालिक वाकफियत हासिल कर ली थी। एक दिन सुबह सवेरे मैं अपने क्वार्टर में नाश्ता कर रहा था कि थाने से एक कांस्टेबल आ गया। मैं इसे इतनी सुबह देखकर समझ गया कि वो कोई खैर की खबर नहीं लाया होगा। ज़रूर डकैती या कत्ल की किसी वारदात की इतला थाने पहुंची है और हेड कांस्टेबल ने रिपोर्ट दर्ज करने से पहले इसे मेरी तरफ दौड़ा दिया है। कांस्टेबल के बात करते ही मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। थाने से तकरीबन 2-2.5 मील दूर एक गांव में कत्ल की वारदात हो चुकी थी। मैं चाहता तो अपने वक्त पर अपनी मर्जी से थाने जाता, लेकिन इन वक्तों में अभी थानेदारों को ऐसी आदतें नहीं पड़ी थीं और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी जो इस किस्म के मामलात में सुस्ती बर्दाश्त नहीं करते थे। फ़ौरन जाने का एक फ़ायदा ये भी था कि वारदात वाली जगह पर शहादतें और निशानात वगैरह अभी ठीक हालत में मिल सकते थे। जितनी देर होती इनके ज़ाया होने का ख़तरा इतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता। मैं इसी वक्त वर्दी पहनकर तैयार हुआ और कांस्टेबल के साथ थाने चला गया। वहाँ 3 अफराद बैठे हुए थे। इनमें से एक को मैं जानता था। वो वारदात वाले गांव का नंबरदार था। बाकी 2 के मुतालिक पता चला कि एक मकतूल का बड़ा भाई है और दूसरा मकतूल का बड़ा बेटा है। मकतूल के बड़े भाई की उम्र 50-55 साल होगी और बेटा 24-25 साल के लगभग होगा। मकतूल के भाई ने मेरे साथ बात की। वो रख रखाव वाला मोज़िक शख्स था और बात करने का सलीका जानता था। उसने अपना नाम मुख्तार हुसैन बताया। जो भाई कत्ल हो गया था उसका नाम बख्तियार हुसैन बताया गया। वारदात की तफसील कुछ इस तरह थी कि बख्तियार हुसैन रात को अपने खलियानों में सोया था। ये इसका मामूल था कि वो रात को खलियानों में सोता था और सुबह घर आकर नाश्ता करता था। खलियान में सोने की वजह यह थी कि गंदम की फसल कट चुकी थी और ढेरों की सूरत में खलियानों में पड़ी हुई थी। इन वक्तों में अक्सर दुश्मनी की वजह से खेतों में खड़ी या खलियानों में सूखने के लिए पड़ी फसल को आग लगा दी जाती थी। बख्तियार फसल की हिफाजत के ख्याल से खेतों में सोता था। बख्तियार के मुतालिक बताया गया कि वो फौज में हवलदार था और जंग अजीम ख़त्म होने के बाद रिटायर्ड होकर वापस आ गया था। इसके पास एक सिंगल बैरल बंदूक थी जो वो रात को अपने साथ रखकर सोता था। इस सुबह गांव का एक आदमी पो फटे इस तरफ से गुजरा तो उसको बख्तियार हुसैन चरपाई से नीचे गिरा हुआ नजर आया। अगर बख्तियार हुसैन नॉर्मल हालत में ज़मीन पर गिरा होता तो वो आदमी इसकी तरफ तवज्जो न देता, लेकिन बख्तियार हुसैन की पोजीशन ये थी कि उसका ज़ेरी धड़ चारपाई पर था और बालाई धड़ चारपाई से नीचे लुढ़का हुआ था। बख्तियार हुसैन को इस पोजीशन में देखकर यह आदमी आगे गया तो इसे चारपाई के नीचे खून जमा हुआ नजर आया। यह आदमी वहां से वापस हो गया और सीधा मुख्तियार हुसैन के पास गया। सूरत हाल का इल्म होने के बाद मुख्तियार हुसैन गांव के नंबरदार के साथ खलियान में पहुंचा। उन्होंने देखा कि बख्तियार मर चुका था। वो वहीं से थाने चले आए। बख्तियार का बड़ा बेटा भी साथ आ गया था। मैंने रिपोर्ट दर्ज की और इसके बाद चंद कांस्टेबल लेकर मौका वारदात की तरफ चल पड़ा। जब हम वहां पहुंचे तो लाश वाले खेत के इर्द गिर्द लोगों का हुजूम नजर आया। अब सूरज निकल आया था और गांव में कत्ल की खबर भी फैल गई थी। मैं परेशान हो गया कि लोगों के हुजूम की वजह से कातिल के खुरे और दीगर शहादतें ज़ाया हो गई होंगी। हमें देखकर लोग रास्ता छोड़कर इधर उधर हो गए। मैं ये देखकर मुतमईन हो गया कि लोग खेत के किनारे पर ही खड़े थे। खेत के अंदर कोई दाखिल नहीं हुआ था। गांव के 3-4 मोअज़्ज़िज़ीन ने लोगों को खेत के अंदर आने से रोक रखा था। ये लोग खुरों की अहमियत समझते होंगे। मैंने आगे बढ़कर पहले लाश का नजरी मुआयना किया। लाश की हालत बिल्कुल वही थी जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ। मकतूल मुंह के बल आधा चरपाई से नीचे गिरा हुआ था। इसके दोनों हाथ आगे को फैले हुए थे।
जैसे किसी चीज को पकड़ना चाह रहा हो। इसका चेहरा मिट्टी से लिथड़ा हुआ था। चारपाई पान की थी और इस पर बिस्तर नहीं था, सिर्फ एक तकिया रखा नजर आ रहा था। लाश के हाथों से कुछ दूर एक सिंगल बैरल बंदूक गिरी हुई थी। मकतूल की आंखें खुली हुई थी, मौत की हैसियत उसके चेहरे पर नक्श हो गई थी। मकतूल सेहतमंद और मजबूत तनोतोष का मालिक था। चेहरे के खदोखाल से जाहिर होता था कि मकतूल सख्त और खुरदरा आदमी होगा। इसके चेहरे से एक अजीब तरह की वहशत झलकती थी, जिसे मैं कोई नाम न दे सका। मौत बड़े बड़ों को मुंह के बल गिरा देती है। वो चूंकि मुंह के बल गिरा हुआ था, इसलिए इसकी पुश्त ऊपर की तरफ थी और सीना और पेट जमीन की तरफ। पुश्त पर किसी किस्म के जख्म का निशान नजर नहीं आ रहा था, जिसका मतलब था कि मकतूल को सीने या पेट पर जख्म आए थे। मैंने 2 कांस्टेबलों से कहा कि वो आगे आकर लाश को सीधा करें और चारपाई पर लिटा दें। 2 कांस्टेबलों ने मिलकर बड़ी एहतियात से मकतूल को सीधा करके चारपाई पर डाल दिया। मकतूल का सीना और पेट जमे हुए खून से रंगे हुए थे। चाकू या खंजर के 2 जख्म सीने पर और एक लंबा जख्म पेट पर नजर आ रहा था। पेट चाक कर दिया गया था। सीने के जख्म दिल के मकाम पर थे और दोनों के दरमियान बमुश्किल 1 इंच का फर्क था। मैंने अंदाजा लगाया कि यही जख्म फौरी मौत का सबब बने होंगे। यकीनन इनसे दिल कट गया था। वैसे पेट का जख्म भी मोहलिक था। मैंने सारी तफसील नोट कर ली और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। अक्सर वारदातों में जाए वारदात पर मुलजिम कोई ऐसा सुराग या शहादत छोड़ जाते हैं जो इनकी गिरफ्तारी का बायस बनती है या तफ्तीश में मदद देती है। मैंने इसी उम्मीद पर बड़ी तवज्जो और बारीक बीनी से ज़मीन का मुआयना किया, मगर मुझे ऐसी कोई चीज़ नजर न आई। अब मैंने खुरों पर तवज्जो दी। एक तरफ से किसी आदमी के खुरे चारपाई की तरफ आ रहे थे। इन खुरों के सिर्फ आने के निशान थे, वापस जाने वाले खुरों का कोई निशान नहीं था। मैंने अंदाजा लगाया कि ये मकतूल के अपने खुरे होंगे। मज़ीद तफसील के लिए मैंने चारपाई के एक तरफ पड़ी हुई मकतूल की जूती से कच्ची ज़मीन पर निशान बनाकर देखे, जो बिल्कुल वैसे ही थे। मैंने चारपाई के गिर्द घूम कर देखा तो मुझे सिरहाने की तरफ जूते का एक निशान नजर आया। ये दाएं जूते का निशान था। ये दाएं जूते का निशान था। इसका मतलब यही हो सकता था कि कातिल मकतूल के सिरहाने वाली तरफ से खेत में दाखिल हुआ था। मैं खुरे का निशान देखता हुआ आगे बढ़ा तो ये देखकर हैरान रह गया कि सिर्फ दाएं पांव का खुरा नजर आ रहा था। बाएं जूते का निशान कहीं भी नहीं था। ये देखकर मैं चकरा गया। मैंने और गौर से ज़मीन पर बैठकर अंदाजे से इस जगह को देखा जहां मेरे ख्याल में बाएं जूते का निशान होना चाहिए था, तो मुझे एक अजीब सा निशान नजर आया। ये एक गोल सा निशान था जो दाएं पांव के खुरे के साथ साथ चल रहा था। पहले मैंने गौर नहीं किया था, लेकिन अब ये निशान साफ नजर आ रहा था। ये किसी लाठी या बैसाखी का निशान हो सकता था। इसका मतलब ये था कि कातिल बाईं टांग से लंगड़ा है और लाठी या बैसाखी के सहारे चलता है। मैं ये देखता हुआ आगे बढ़ता गया। आगे जाकर खेत खत्म हो गया और पगडंडी आ गई। वहाँ लोगों के हुजूम की वजह से खुरों का मिलना नामुमकिन सी बात थी। ऐसे खुरे मैंने अपनी सर्विस में पहली बार देखे थे। मैंने चारपाई के इर्द गिर्द की ज़मीन को मज़ीद गौर से देखा। मुझे और कोई खुरा नजर न आया। इसका मतलब था कि कातिल अकेला ही था, या अगर इसके साथ कोई और था भी तो वह दूर ही खड़ा रहा होगा। मैंने मौके पर ज़रूरी कार्रवाइयाँ की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इन कार्रवाइयों से फारिग होकर मैंने मकतूल के बड़े भाई मुख्तियार हुसैन को नंबरदार की बैठक में बुलवाया। मातम वाले घर में बैठकर पूछगछ करना मैं मुनासिब नहीं समझता था। सबसे पहले कत्ल की वजह मालूम करना ज़रूरी था। अगरचे वजह मालूम हो जाए तो फिर तफ्तीश करना आसान हो जाता है। मकतूल के मुतालिक नंबरदार से जो बातें मालूम हुई, उनके मुताबिक मकतूल अंग्रेज़ों की फ़ौज में हवलदार था। जंग अज़ीम ख़त्म होने के 3 माह बाद वो रिटायर्ड होकर गांव आ गया। नंबरदार ने बताया कि मकतूल बड़ी दबंग और सख्त तबीयत का इंसान था। गांव में भी रौब और दबदबा रखता था। ये खुशहाल लोग थे। मकतूल रोज़गार की गर्ज से फ़ौज में भर्ती नहीं हुआ था, बल्कि इसे फ़ौज में जाने का शौक़ था। अभी मैं नंबरदार के साथ बातें कर ही रहा था कि मकतूल का बड़ा भाई मुख्तियार आ गया। मैंने उसे नंबरदार को वहाँ से भेजकर अपने पास बिठा लिया। इज़हार अफसोस के बाद मैं मकतूल के बारे में बातें करने लगा। मकतूल की किसी के साथ दुश्मनी थी? मैंने पूछा। या पिछले दिनों किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? हम दुश्मनदार लोग हैं जी, मुख्तार ने जवाब दिया। वैसे तो अक्सर
छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन असल दुश्मनी नहर पार के गांव के खानदान के साथ है। इनके साथ कई बार डांग सोटा चल चुका है। क्या ये दुश्मनी इस हद तक है कि कत्ल की नौबत आ जाए? मैंने पूछा। और क्या इन लोगों में इतनी हिम्मत है कि वो तुम्हारे गांव में आकर कत्ल कर जाएं? दुश्मनी तो ऐसी है कि कत्ल करना या हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, मुख्तार ने जवाब दिया। और वो लोग कत्ल करने और हो जाने से डरने वाले लोग भी नहीं हैं। दुश्मनी की वजह क्या है? मैंने सवाल किया। गलती दरअसल हमारे बंदे की थी, मुख्तार ने कहा। हमने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन इन लोगों का रवैया इतना हितक आमेज था कि न चाहने के बावजूद बात बढ़ गई। बस फिर लाठियाँ कुल्हाड़ियाँ चल गईं। कुछ इनके बंदे जख्मी हुए, कुछ हमारे। थाने तक बात पहुंची थी। मैंने इस ख्याल से पूछा कि थाने में इसका रिकॉर्ड होगा। नहीं, मुख्तार ने कहा। उन्होंने कहा था कि थाने बुज़दिल जाया करते हैं, इसलिए वो थाने नहीं जाएंगे। हम भी बुज़दिल नहीं कहलाना चाहते थे, इसलिए दोनों पार्टियों में से कोई भी थाने ना गया। क्या इन लोगों में कोई ऐसा मर्द है जिसकी बाएं टांग कटी हुई हो? मैंने उससे पूछा। या बाएं टांग से माजूर हो? बिल्कुल है मलिक जी, उसने ज़रा जोश से कहा। आप क्यों पूछ रहे हैं? कातिल के खुरों से साबित होता है कि इसकी बाईं टांग नहीं है, मैंने कहा। जाए वारदात पर जो निशान पाए गए हैं, इनमें सिर्फ दाएं जूते का निशान है, जबकि बाएं जूते वाली जगह पर लाठी या बैसाखी का निशान है। इस लंगड़े का नाम इनामुल्लाह है जी, मुख्तार ने कहा। वो नामू के नाम से मशहूर है। मुझे यकीन है कि कातिल वही है। ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मैंने पूछा। सिर्फ खुरों की वजह से? ये बात नहीं, मुख्तार ने कहा। दरअसल नामू की टांग हमारे साथ लड़ाई में ही ज़ाया हुई थी। इससे पहले वो बिल्कुल ठीक था। बड़ा ज़बरदस्त लड़ाका और जीदार आदमी है। लड़ाई के दौरान हमारे किसी आदमी की कुल्हाड़ी उसकी टांग पर घुटने के करीब इस तरह लगी कि टांग के पट्टे कट गए। पहले तो गांव के सियाने से इलाज कराता रहा, मगर देसी इलाज से जख्म खराब ठीक होने की बजाय बिगड़ गया। फिर इसको शहर के अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि टांग में जहर फैल चुका है। अगर टांग काटी ना गई तो जहर सारे जिस्म में फैल जाएगा। इस तरह नामू एक टांग से महरूम होकर शहर से वापस आया। हमने सुना था कि टांग कटने पर वो गमगीन या मायूस नहीं हुआ था, बल्कि उसने गांव वालों के सामने ललकार का ऐलान किया था कि अपनी एक टांग के बदले वो दुश्मनों का एक बंदा मारेगा। उसकी ये धमकी हम तक पहुंच गई थी। अब आपकी बात सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि नामू ने अपनी धमकी पूरी कर दी है। उसकी ये बात सुनकर मुझे तजस्सुस हुआ कि ऐसी क्या दुश्मनी थी कि दोनों खानदान एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। मैंने मुख्तार से कहा कि वो पूरी तफसील से मुझे बात बताए, जिसके जवाब में मुख्तार ने मुझे जो बात सुनाई वो मैं अपने अल्फाज में मुख्तसर करके सुना देता हूँ। मुख्तार, जब्बार और बख्तियार 3 भाई थे। ये खुशहाल जमींदार खानदान था और गांव में इनका रौब दाब था। मुख्तार सबसे बड़ा था, इसके बाद जब्बार था और बख्तियार सबसे छोटा था। मुख्तार का एक बेटा और 3 बेटियां थीं। जब्बार का सिर्फ एक बेटा था। अभी ये बेटा 10 साल का होगा कि उसका बाप हैजे में चल बसा। इसके बेटे को बाद में मुख्तार और बख्तियार ने मिलकर पाला। इस लड़के का नाम गुलाम हुसैन था और सब उसे गामू कहते थे। गामू शुरू ही से बड़ा सेहतमंद और खुले हाथ पैरों वाला बच्चा था। जवान हुआ तो उस जमाने के मयार के मुताबिक बड़ा खूबसूरत जवान निकला। गामू को शुरू से ही कसरत का शौक था। वो गांव की कबड्डी टीम का सबसे अहम खिलाड़ी था। इर्द गिर्द के देहात में उसने धूम मचा रखी थी। कुदरत ने उसे बड़े ही खूबसूरत जिस्म और शक्ल से नवाजा था। इनकी कबड्डी टीम अक्सर दूसरे देहात में भी कबड्डी खेलने के लिए जाती रहती थी। नहर पार वालों से उनका कांटेदार मुकाबला होता था। गामू की वजह से अक्सर इनके गांव की टीम का पल्ला भारी रहता था। कबड्डी के मुकाबलों के सिलसिले में दोनों टीम का एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहता था। इस तरह गामू पार वाले गांव में भी मशहूर हो गया था। एक बार गामू की टीम पार वाले गांव गई हुई थी। वहां उन्होंने कबड्डी का एक मैच खेला और जीत लिया। गामू और उसके साथियों की वापसी तक शाम का अंधेरा छाने लगा था। रास्ते में माल्टों का एक बाग पड़ता था। जब वो बाग के करीब से गुजर रहे थे तो अचानक बाग की तरफ से एक अधेड़ उम्र औरत आती दिखाई दी। जब वो उसके करीब पहुंचे तो औरत ने गामू को रोक लिया और कहा कि वो इससे अलहदगी में एक बात करना चाहती है। गामू ने अपने साथियों से कहा कि वो चलते रहें, वो इनके पीछे आ रहा है।
वो औरत उसे माल्टों के बाग के अंदर ले गई। बाग के अंदर अंधेरा ज्यादा था। गामू ने देखा कि एक दरख्त के नीचे कोई खड़ा है। दूर से पता नहीं चलता था कि वो औरत है या मर्द। जब वो करीब पहुंचा तो देखा कि वो तो बड़ी खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। गामू ने पीछे मुड़कर औरत से इस बारे में पूछना चाहा तो वो गायब हो चुकी थी। तुम्हें मैंने बुलाया है, लड़की ने कहा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? बुरा तो नहीं लगा, गामू ने कुछ न समझते हुए कहा। मगर क्यों बुलाया है? दिल के हाथों मजबूर हो गए। लड़की ने नजरें झुकाकर कहा, मेरा नाम फातिमा है। मैं तुमसे मिलना चाहती थी। क्यों? तुम मुझे अच्छे लगते हो, फातिमा ने कहा, और मैं दिल के हाथों मजबूर हो गई हूँ। गामू ने फातिमा को समझाया कि इस तरह इसकी बदनामी का खदशा है, लिहाजा वो इसका ख्याल दिल से निकाल दे और वापस चली जाए। मैंने औरत होकर इतना बड़ा कदम उठाया है, फातिमा ने कहा। तुम मर्द होकर डर रहे हो, या फिर साफ कह दो कि मैं तुम्हारे दिल को अच्छी नहीं लगी। खुदा पाक की कसम, आइंदा कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। तुम बहुत खूबसूरत हो फातिमा, गामू ने कहा, और मेरे दिल को अच्छी भी लगी हो, लेकिन फिर कहूँगा कि अपनी इज्जत का ख्याल करो और वापस चली जाओ। मुझे गलत न समझना गामू, फातिमा ने कहा। मैं तुमसे पाक साफ मोहब्बत करती हूँ। मेरे दिल में शैतान नहीं है। मैं एक शर्त पर वापस जाऊंगी, अगर तुम मुझसे फिर मिलने का वादा करो तो, वरना तुम्हारे पीछे पीछे चलती हुई तुम्हारे घर तक पहुंच जाऊंगी। गामू ने इससे अगले दिन मिलने का वादा कर लिया। फिर माल्टों के इस बाग में इनकी मुलाकातें होने लगीं। गामू शाम को अपने गांव से घोड़ी पर बैठकर नहर पार जाकर फातिमा से मिलने जाने लगा। जो लोग गांव की जिंदगी को समझते हैं वो जानते होंगे कि गांव में किसी का राज नहीं रहता। फातिमा और गामू के किस्से लोगों में फैलने लगे। जब ये किस्से फातिमा के घर वालों तक पहुंचे तो वो लोग मरने मारने पर उतर आए। उन्होंने फातिमा पर सख्ती की और उसका घर से निकलना बंद कर दिया। इसके बावजूद फातिमा किसी न किसी तरह गामू से मिलने चली आती थी। फातिमा के बाप और भाइयों ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वो फिर भी बाज न आई। फातिमा की बिरादरी वालों ने ऐलान किया था कि अगर गामू इनके गांव के करीब भी नजर आया तो जान से मारने की बजाय इसकी दोनों टांगें और बाजू तोड़कर उसे हमेशा के लिए अपाहिज कर देंगे। इस सारे मामले की इत्तला गामू के ताया मुख्तार और चचा बख्तियार को मिली तो उन्होंने गामू को समझाया कि वो इस चक्कर को छोड़ दे और आइंदा कभी पार वाले गांव में ना जाए और ना ही फातिमा से मिलने की कोशिश करे। गामू ने कहा कि वो सिर्फ एक शर्त पर इनकी ये बात मानेगा कि वो इसके लिए फातिमा का रिश्ता मांगे। ये एक नामुमकिन सी बात थी। अगरचे दोनों घराने बराबरी की टक्कर के थे, लेकिन जात बिरादरी का फर्क आड़े आ रहा था। इन्हीं दिनों में बख्तियार फौज में चला गया। मुख्तार ने कुछ मोअज़्ज़िज़ आदमियों को इस बात पर तैयार किया कि वो नहर पार वालों के पास जाएं और गामू के लिए फातिमा के रिश्ते की बात चलाएं। ये लोग फातिमा के गांव चले गए। वहां इनकी बहुत आवभगत की गई। इन मोअज़्ज़िज़ीन ने सारे मामले पर बात की और गामू के ताया मुख्तार की तरफ से माफ़ी भी मांगी, लेकिन जूं ही इन मोअज़्ज़िज़ीन ने फातिमा के रिश्ते की बात छेड़ी वो लोग हत्थे से उखड़ गए। फातिमा की बिरादरी वालों ने इन मोअज़्ज़िज़ीन से कहा वो फातिमा का नाम भी ना लें। ये मोअज़्ज़िज़ीन नाकाम वापस आ गए। गामू को इस बात का इल्म हुआ तो वो बड़ा तिलमिलाया। उसने कहा कि वो फातिमा को हासिल करके रहेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कुछ दिनों बाद गामू गांव से गायब हो गया। वो किसी को कुछ बताकर नहीं गया था। इसे हर उस जगह तलाश किया गया जहां से उसके मिलने का इम्कान था, मगर इसका कुछ पता न लगा। इसी तरह 2 दिन गुजर गए। गामू की बिरादरी वालों को शक गुजरा कि कहीं गामू फातिमा के गांव वालों के हत्थे न चढ़ गया हो। उन्होंने 2 आदमियों को ढके छुपे अंदाज में पता चलाने के लिए फातिमा के गांव भेजा। इन दोनों ने वापस आकर इतला दी कि गामू इन लोगों के हाथ नहीं लगा। अब मामला उलझ गया कि गामू गया कहाँ। इससे अगला दिन चढ़ा तो कयामत ही आ गई। सुबह सवेरे फातिमा की बिरादरी के 20-25 आदमी लाठियों कुल्हाड़ियों से मुसल्ला होकर गामू के गांव आ गए और ललकारने लगे कि गामू को इनके हवाले किया जाए। दूसरी तरफ से चंद मिनटों में गामू की बिरादरी वाले भी मुसल्ला होकर निकल आए। बात खुली तो पता चला कि फातिमा रात को किसी वक्त गायब हो गई है और इन लोगों को पूरा यकीन था कि वो गामू के साथ निकल आई है। मुख्तार ने इन लोगों को बताया कि गामू तो खुद 3-4 दिनों से लापता है और वो बड़े परेशान हैं। फातिमा की बिरादरी वाले ये बात मानने पर तैयार ना थे। इनको पूरा यकीन था कि गामू गांव में ही कहीं छुपा हुआ है
और फातिमा उसके साथ है। बात तकरार की हद से निकलकर डांग सोटे की मंजिल तक जा पहुंची। दोनों तरफ के 5-6 बंदे बुरी तरह जख्मी हुए। मामूली जख्म तो तकरीबन सबको ही लगे थे। इसी लड़ाई में नामू को टांग पर कुल्हाड़ी लगी थी, जिसकी वजह से बाद में उसकी टांग काटनी पड़ी थी। यहाँ से इन दोनों बिरादरियों के दरमियान खूनी दुश्मनी पैदा हो गई। गामू और फातिमा का कुछ पता न लगा कि वो कहाँ चले गए हैं। सबको यकीन था कि गामू फातिमा को भगाकर ले गया है और वो दोनों अब कभी वापस नहीं आएंगे। ये थी इन लोगों की दुश्मनी की वजह। मैंने इस पर गौर किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि ये वजह कत्ल का बायस बन सकती है। मैंने मुख्तार से कुछ और बातें भी पूछी जो तफ्तीश के लिए ज़रूरी थीं। मुख्तार ने साफ तौर पर फातिमा की बिरादरी के लोगों पर नाम लेकर कत्ल का शक जाहिर किया था। मैंने मुख्तार का सारा बयान लिख लिया। इस केस में मुझे ये सहूलत मिल गई थी कि इधर उधर टामक टोइयां मारने के बजाय तफ्तीश सिर्फ एक ही रुख पर करनी थी। कागजी कार्रवाइयाँ करते और बयान लेते दोपहर का वक्त हो गया। नंबरदार ने दोपहर के खाने का इंतज़ाम किया था। खाने से फारिग होकर मैं अपने साथ आए हुए कांस्टेबलों के साथ फातिमा के गांव चला गया। वहां के नंबरदार को मेरी आमद का पता लगा तो वो भागा भागा आया। मैंने इसे सारी सूरत हाल बताई तो वो मुझे साथ लेकर नामू के घर की तरफ चल पड़ा। नामू के घर के सामने पहुंचकर नंबरदार ने आगे बढ़कर दस्तक दी। 10-12 साल की उम्र के एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। नंबरदार ने से कुछ कहा तो वो अंदर चला गया। ज़रा सी देर बाद उसने बैठक का दरवाज़ा खोला और हमें अंदर बिठाकर चला गया। हमें बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक कदावर शख्स बैसाखी के सहारे चलता हुआ अंदर आ गया। मैं इसे देखते ही समझ गया कि ये शख्स इनामुल्ला उर्फ नामू है। वो बड़ा खूबसूरत जवान था, लंबा कद, कटा हुआ जिस्म और हल्का सांवला रंग। उसके चेहरे पर एक वकार सा था जो सामने वाले को मुतासिर करता था। सच पूछें तो इतने सेहतमंद जवान को बैसाखी के सहारे चलता देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने इसे बैठने को कहा तो वो बैसाखी एक तरफ रखकर बैठ गया। तुम वाकई जवां मर्द हो, मैंने नामू की पीठ थपक कर कहा। तुमने अपना कौल पूरा कर दिखाया है। कौन सा कौल जी? नामू ने बड़ी हैरत से पूछा। आप किस कौल की बात कर रहे हैं? याद करो नामू, मैंने कहा। जब तुम्हारी टांग कट गई थी तो तुमने रोने धोने की बजाय मर्दों की तरह ललकार कर कहा था कि तुम अपनी एक टांग के बदले में दुश्मनों की एक लाश गिराओगे। ओह हाँ, नामू ने ज़रा सा सोचा और फिर अपनी दाहिनी कनपटी पर शहादत की उंगली मारते हुए कहा। वो तो मैंने जोश और गुस्से में आकर कहा था। लड़ाई झगड़ों में जख्म तो आते ही रहते हैं। मेरी टांग अपनी गलती की वजह से ज़ाया हुई थी। शहर के डॉक्टरों ने कहा था कि अगर गांव में अनाड़ी जर्रा से इलाज कराने की बजाय फौरन शहर के अस्पताल आ जाता तो टांग ठीक हो सकती थी। आखिर तुमने अपनी टांग का बदला ले ही लिया, मैंने कहा। कैसा बदला जी? नामू ने परेशान होकर कहा। मैंने किससे बदला लिया है? इतने परेशान क्यों होते हो नामू? मैंने कहा। तुमने मर्दों वाला काम किया है। एक टांग से माजूर होने के बावजूद दुश्मन के घर जाकर वार किया है। अब तो नामू की हालत देखने वाली थी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देख रहा था। साफ पता चल रहा था कि अगर वो एक टांग से माजूर ना होता तो तड़प कर उठ खड़ा होता। वो बैठे बैठे बेचैनी से इधर उधर हिल रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? उसने सिर पटाकर कहा। मैंने किसी पर वार नहीं किया। आप किस दुश्मन की बात कर रहे हैं? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किस दुश्मन की बात कर रहा हूँ, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। गामू को भूल गए हो? रात को गामू के चचा को कत्ल कर दिया गया है। ये बताओ कि तुमने अकेले ये काम किया है या कोई तुम्हारे साथ था? मुझे तवक्को थी कि मेरी बात सुनकर नामू उछल पड़ेगा और ज़ोरों शोर से इनकार करेगा, लेकिन इसने कोई ख़ास रद्द-ए-अमल ज़ाहिर न किया। मैं गामू के चचा को कत्ल क्यों करता? उसने एतमाद से कहा। हाँ, अगर कभी ज़िंदगी में गामू सामने आ गया तो उसे ज़रूर कत्ल करूँगा और कत्ल करके छुपाऊँगा भी नहीं, सीधा आपके पास आ जाऊँगा। अगर तुम मुझे साफ साफ बता दो तो मैं तुम्हारे बचाव के लिए रास्ता निकाल लूँगा, मैंने उसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर कहा। अगर नहीं मानोगे तो फिर मैं खुद ही साबित कर लूँगा कि कत्ल तुमने किया है। फिर मुझसे किसी रियायत की उम्मीद न रखना। बेहतर है एक वाली बयान दे दो और इसका फ़ायदा मुझसे हासिल करो। अभी मैं नामू से तफ्तीश कर ही रहा था कि एक कांस्टेबल ने बताया
کہ नामू की बिरादरी के कुछ लोग अंदर आना चाहते हैं। मैंने कांस्टेबल से कहा कि अभी किसी को अंदर नहीं आने देना, मैं खुद ही बुला लूँगा। मैं तफ्तीश के इस मरहले पर मुलजिम को ढील नहीं देना चाहता था। जाए वारदात पर तुम्हारे खुरे देखे गए हैं। मैंने नामू के कदमों तले से ज़मीन खींचने के लिए कहा। इस किस्म के खुरे किसी और के हो ही नहीं सकते। दाएं जूते का निशान और बाएं जूते की जगह बैसाखी का निशान। अब भी इनकार करोगे कि कत्ल तुमने नहीं किया? मेरी बात के जवाब में नामू कस्में खा खा कर मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा कि कत्ल उसने नहीं किया, लेकिन मैंने उसकी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं था। पुलिस वाले अगर कस्मों पर यकीन करने लगें और रोने धोने से मुतासिर हो जाएं तो मुजरिम जेल न जाएं और अदालतों कचहरियों की ज़रूरत ही ना रहे। पुलिस और अदालत सबूत देखती है, हालात और वाक़याती शहादतनामों के खिलाफ थे। जाए वारदात पर मिलने वाले खुरे का मैंने मोल्ड तैयार करवा लिया था। वहाँ ज़मीन नरम थी और खुरों के निशान बड़े ही वाज़ेह थे। ये देसी जूते का खुरा था जो देहात में आम इस्तेमाल होता था। अब मैंने नामू के खुरे से जाए वारदात पर मिलने वाले खुरे का मवाजना करना था। हालाए कत्ल कहाँ है? मैंने नामू से पूछा। अगर खुद दे दोगे तो फ़ायदे में रहोगे, वरना मैं पूरे घर की तलाशी लूँगा और आलाए कत्ल बरामद कर लूँगा। जब मैंने कत्ल ही नहीं किया तो आलाए कत्ल कहाँ से दे दूँ? नामू ने तकरीबन रो देने वाली आवाज़ में कहा। आपने अगर तलाशी लेनी है तो शौक़ से ले लें। मैंने अंदाज़ा लगाया कि आलाए कत्ल घर के अंदर नहीं है। हो सकता है इसने आलाए कत्ल नहर में फेंक दिया हो या कहीं दफन कर दिया हो। फिर भी मैंने तलाशी लेना ज़रूरी समझा। इससे पहले मैंने कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि वो नामू के रिश्तेदारों को अंदर भेज दे। कांस्टेबल चला गया। थोड़ी देर बाद 3 मोअज़्ज़िज़ सूरत आदमी अंदर आ गए। तारुफ कराने पर मालूम हुआ कि इनमें से एक फातिमा का बाप है, दूसरा उम्र में सबसे बड़ा था, वो नामू का बाप था, और तीसरा नामू का ससुर था। मैंने इनको सारी तफसील बता दी और नामू के बाप से कहा कि वो नामू से कहे कि इकबाल जुर्म कर ले और आलाए कत्ल भी बरामद करवा दे।